अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर विद आवर लेसन नंबर 9 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। In today's lesson, we will discuss the basic concept of romanticism and classicism. And further on, we will try to understand the difference between these two literary movements. So let's start. There are two distinctive tendencies in the history of literature, classic and romantic. लिटरेचर की हिस्ट्री में दो तरह की टेंडेंसीज हैं, एक तरफ है क्लासिक, दूसरी तरफ रोमांटिक. At some period in the history of literature, one tendency dominates and then it is followed by the predominance of other tendency. And in this manner they appear alternately, one following the other. ये दो इस तरह की टेंडेंसीज हैं जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में अल्टरनेटिवली आई. जैसे पहले रोमांटिकल टेंडेंसी आई, इसके बाद क्लासिकल टेंडेंसी आई, इसके बाद दोबारा रोमांटिकल टेंडेंसी ने अपनी डोमिनेंसी दिखाई और इसके बाद क्लासिकल टेंडेंसी ने अपनी डोमिनेंसी दिखाई. तो ये दोनों जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, इन्होंने अल्टरनेटिवली किसी न किसी लिटरेरी पीरियड को डोमिनेंट किया है. Classicism and Romanticism are literary movements of 18th and 19th century. Classicism और Romanticism literary movements है 18th और 19th century की. First Romantic period or Elizabethan period dominated by Marlowe, Shakespeare, Spenser and others. First Romantic period को Elizabethan period भी कहा जाता है, जिसमें मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर जैसे राइटर्स ने अपनी डोमिनेंसी दिखाई. Classical period in 18th century, whose important literary figures are Dryden, Pope, Addison, Swift and Dr. Johnson. 18th century में आया classical period, जिसके अंदर ड्राइडन, पॉप, एडिसन, स्विफ्ट एंड डॉक्टर जॉनसन ने अपना काम दिखाया. Then we have romantic period in 18th century and the early part of 19th century, whose prominent poets were Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley and Keats. Then we have Victorian period. The romantic tendency continued to dominate literature. Victorian period में भी romantic period ही continue हुआ. Then we have classical period, shows signs in 20th century. फिर 20th century में दोबारा classical period आ गया. So let's understand the differences between classicism and romanticism. Classicism refers to Augustan age or the age of reason in 18th century. क्लासिज्म को ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, जो कि 18th सेंचुरी में आया. ऑन द अदर हैंड रोमांटिसिज्म रिफर्स टू द लेट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी. रोमांटिसिज्म जो है वो 18th सेंचुरी के एंड पर स्टार्ट हुआ और 19th सेंचुरी में कंटिन्यू रहा. पॉइंट नंबर 2, बिलीफ इन रीज़न एंड लॉजिक. क्लासिज्म में रीज़न और लॉजिक पर यकीन किया जाता है, जबकि रोमांटिसिज्म में फीलिंग्स, इमेजिनेशन और इंट्यूशन पे यकीन किया जाता है. पॉइंट नंबर 3, इंटेलेक्ट वॉज सुपीरियर टू इमेजिनेशन. क्लासिज्म में लॉजिकल रीजनिंग को सुपीरियर माना जाता था इमेजिनेशन से, जबकि रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था एज कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअलिटी. पॉइंट नंबर 4, एम्फसिस ऑन द सिविलाइज्ड, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ. क्लासिज्म में मेन फोकस सिविलाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटी की तरफ होता था, जबकि रोमांटिसिज्म में नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ पे एम्फसिस किया जाता था. पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट इन अर्बन सोसाइटी. क्लासिज्म में सिटी लाइफ को बयान किया जाता है, सिटी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, जबकि रोमांटिसिज्म में रूरल लाइफ को बताया जाता है या फिर वो लाइफ जो कि कंट्री साइड पे होती है. पॉइंट नंबर 6, नो सिंपैथी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. क्लासिज्म में जो लाइफ के मॉडेस्ट, लोअर या फिर चीपेस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था. इन रोमांटिसिज्म सिंपैथी फॉर मैंस रिलेशन एंड हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज सराउंडिंग. और रोमांटिसिज्म में एक इंसान के रिलेशनशिप्स को और उसकी फीलिंग्स को देखा जाता था कि वो अपनी सराउंडिंग्स को लेके किस तरह की फीलिंग्स रखता है. पॉइंट नंबर 7, इन क्लासिज्म प्री ऑक्यूपेशन विथ ह्यूमन नेचर. क्लासिज्म में ह्यूमन नेचर को पढ़ा जाता था, ह्यूमन नेचर के बारे में देखा जाता था.
वेयर एज इन रोमांटिसिज्म प्रीऑक्यूपेशन विद द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल नेचर, जबकि रोमांटिसिज्म में एस्थेटिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज को देखा जाता था। पॉइंट नंबर 8, लव फॉर मंडेन एक्चुअलिटी एंड सैटारिकल टेंडेंसी। क्लासिज्म में दुनियावी चीज़ों को देखा जाता है और सैटारिकल टेंडेंसीज को देखा जाता है और उनको अच्छा माना जाता है। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म लव फॉर विजन्स ऑफ मिस्टीरियस द आइडियल एंड इन्फिनिट, और इसके अंदर जो है स्ट्रेंज चीज़ों और जो चीज़ें आपको पजल करती हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। पॉइंट नंबर 9, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेड मोरल ट्रुथ। क्लासिज्म में मोरल ट्रुथ का एक्सप्रेशन दिखाया जाता था। वेयर इज इन रोमांटिसिज्म टेंडेंसी ऑफ मिथ मेकिंग डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी दैट इज ट्रुथ, जबकि रोमांटिसिज्म में अफसाना साजी और इसके अलावा ब्यूटी को तलाश किया जाता था जो कि है सच्चाई। पॉइंट नंबर 10, रियलिस्टिक रिकग्निशन ऑफ थिंग्स एज दे आर। क्लासिज्म में चीज़ों को उसी तरीके से बयान किया जाता था जैसे कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म आइडियलिस्टिक रिकग्निशन ऑफ थिंग्स, जबकि रोमांटिसिज्म में चीज़ों को परफेक्ट दिखाया जाता था। पॉइंट नंबर 11, बिलीव इन गुड एंड इविल। क्लासिज्म में अच्छाई और बुराई पर यकीन किया जाता था। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म फेथ इन प्रोग्रेस। रोमांटिसिज्म में तरक्की पर यकीन किया जाता था। पॉइंट नंबर 12, एक्सेप्टेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस एंड फिलोसफिक क्रीड। क्लासिज्म में रिलीजियस और फिलोसफिक बिलीव्स को माना जाता था। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म बिलीव इन मैन एंड गुडनेस एंड इंडिविजुअल स्पेकुलेशन एंड रिविलेशन, जबकि रोमांटिसिज्म में एक इंडिविजुअल की गुडनेस को देखा जाता था। पॉइंट नंबर 13, अटैचमेंट टू नॉर्मल जेनरिक एब्स्ट्रैक्शन। क्लासिज्म में कॉमन या फिर जनरल एब्स्ट्रैक्शन को देखा जाता है। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म अटैचमेंट टू कंक्रीट पर्टिकुलर्स। पॉइंट नंबर 14, इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी। क्लासिज्म में गैर ज़ाती एतराज़ पे काम किया जाता है। इसके अंदर अनबियास्ड आइडियाज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म देयर इज़ सब्जेक्टिविटी दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, जिसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 15, इंटरेस्ट इन पब्लिक थीम्स। क्लासिज्म में सोशल थीम्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। इन रोमांटिसिज्म इंटरेस्ट इन प्राइवेट थीम्स, जबकि रोमांटिसिज्म में पर्सनल थीम्स को डिस्कस किया जाता था। पॉइंट नंबर 16, एम्फेसिस ऑन फॉर्मल करेक्टनेस एंड आइडियल ऑफ ऑर्डर। क्लासिज्म में किसी भी राइटिंग के अंदर करेक्टनेस को देखा जाता था। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिवनेस एंड द आइडियल ऑफ इंटेंसिटी, पॉपुलैरिटी ऑफ इमेज एंड सिंबल, यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्शियस ओरिजिनलिटी एंड रोमांटिक हेलेनिज्म, जबकि रोमांटिसिज्म के अंदर इंडिविजुअल एक्सप्रेसिवनेस पे फोकस किया जाता था, उस पर एम्फेसिस डाला जाता था। पॉइंट नंबर 17, सेंटर ऑफ अटेंशन वॉज सोसाइटी। क्लासिज्म में जो इनका मेन फोकस होता था, मेन अटेंशन होती थी, वो होती थी सोसाइटी। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म सेंटर ऑफ अटेंशन वॉज इंडिविजुअल स्पिरिट, जबकि रोमांटिसिज्म में मेन फोकस, मेन अटेंशन एक इंडिविजुअल पे हुआ करता था। पॉइंट नंबर 18, यूज़ ऑफ फॉर्मल पोइटिक डिक्शन। क्लासिज्म में एक पर्टिकुलर फॉर्मल टाइप की डिक्शन यूज़ की जाती थी जब पोइट्री लिखा करते थे। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म यूज़ ऑफ सिंपल डेली लाइफ डिक्शन, जबकि रोमांटिसिज्म में जो वर्क लिखा जाता था उसके अंदर सिंपल डिक्शन यूज़ की जाती थी, सिंपल वोकैबलरी का यूज़ होता था। पॉइंट नंबर 19, elevated style use of self-consciousness and traditionalism, whereas in romanticism refusal to use heroic couplet। रोमांटिसिज्म में हीरोइक कपलेट यूज़ नहीं किए जाते थे। पॉइंट नंबर 20, अराइज डेवलपमेंट इन प्रोज राइटिंग। क्लासिज्म में प्रोज पे ज़्यादा काम किया गया तो उसके अंदर प्रोज की ज़्यादा तरक्की हुई। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म अराइज डेवलपमेंट इन पोइट्री राइटिंग, जबकि रोमांटिसिज्म में पोइट्री पे ज़्यादा काम किया गया, इसीलिए पोइट्री की ज़्यादा तरक्की हुई।
Now here are some examples of classical writers: Jane Austen, Alexander Pope, Charles Dickens, Ernest Hemingway, and Virginia Woolf. Now we have some classical works: Pride and Prejudice by Jane Austen, The Rape of the Lock by Alexander Pope, Oliver Twist by Charles Dickens, The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, To the Lighthouse by Virginia Woolf. Now let's look upon some examples of romantic writers: John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, Lord Byron, and Samuel Taylor Coleridge. Now we have some romantic works: Ode on a Grecian Urn by John Keats, Music When Soft Voices Die by Percy Bysshe Shelley, The West Land by T.S. Eliot, She Walks in the Beauty by Lord Byron, The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. So that's all about the today's lesson. If you really learned something from the today's lesson, like, comment and share. And don't forget to subscribe the channel. Thank you.